देखो, आगे हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस 12th की, और इसमें आपका सभी का एक प्रकार से स्वागत है। और सभी को अपन कह सकते हैं कि अगला जो सेक्टर है अपना, वो अपन पढ़ रहे थे संविधान की जो संघात्मक है एकात्मक सरकारों के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन सी स्थिति में हमारे देश की सरकार संघात्मक लग रही है, कौन सी स्थिति में हमारी सरकार एकात्मक लग रही है। इन पर अपन ने डिटेल से चर्चा कर रहे थे, और जिनमें हमने संघात्मक में पर पूरी डिटेल से अपन ने चर्चा कर चुके हैं। हमारे एकात्मक चल रही थी, एकात्मक में भी हमने कुछ बातों पर चर्चा की थी, जैसे एक संविधान के लिए तो अपन ने किन किन बातों पर चर्चा की थी, जैसे एक संविधान पूरे देश के लिए क्या बेटे एक संविधान, इस बात पे चर्चा हुई थी। दूसरी चर्चा हमने किस पे की थी, वो चीज अपन को ध्यान रखना है। तो दूसरी हमने चर्चा की थी अवशिष्ट शक्तियां, और तीसरी हमने जो चर्चा की थी वो किस पे की थी, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया था। तो इनके बारे में अपन ने विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास में चौथी जो डिटेल लाई जाती है वो कौन सी है, जिसमें अपन ने एक चर्चा शक्तियों का विभाजन भी किया था, तो इसमें अपन को डिटेलाइज करना है। अब अगली जो अपनी स्थिति आती है वो आपके 5 नंबर देखो। देखो 5 नंबर कौन सी, 5 नंबर हमें पढ़ना है आपातकालीन शक्तियां। ये भी हमारे देश के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था की लक्षण। तो देखो इसमें ये पढ़ रहे थे अपन, आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी हमें डिटेल से चर्चा करनी है। कि देखो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। जैसे आपातकालीन शक्तियों के अंदर किस प्रकार से अपन को पता है कि आपातकालीन शक्तियां बनाती कौन है, फिर किसको प्राप्त होती है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधित्व होता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये तो सीधे रूप से प्राप्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध केंद्र सरकार के पास है, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। इसमें राज्यों से कोई इंटरफेयर या कोई भी पूछताछ नहीं की जाती, लेकिन कुछ स्थिति दी गई, जैसे अपन कह सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसमें अपन राज्य से पूछताछ की जाती है। तो अपन कह सकते हैं भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध केंद्र सरकार के पास है, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, ठीक है। इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बेटे, भारत का राष्ट्रपति। यदि आपसे पूछ ले कि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब इन पर अपन चर्चा करेंगे तो अपना अपन को लग जाएगा कि एकात्मक है या नहीं। तो देखो सबसे पहले ये आपातकालीन शक्तियां तीन प्रकार से लगाई जाती है, जिसमें देखो सबसे पहला प्रकार अनुच्छेद 352, इसके तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात।
युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण भारत या भारत की किसी क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता। तो मैं केवल एकात्मक की तरह ही पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि मैं आपातकालीन शक्तियां पूरी पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं केवल वो स्थिति बताऊंगा जिसमें केवल आपको क्या लगे, एकात्मक शासन लगे, तो वो स्थिति में इसमें पढ़ाऊंगा। तो देखो अनुच्छेद नंबर 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है। तो ये लगाने वाला है कौन, राष्ट्रपति। तो ये भी पहला भी एकात्मक है, ठीक है। दूसरा मान अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब देखो, पहले हमने पढ़ी, दूसरी हमने पढ़ ली, तो अपन कह सकते हैं पहले के अंदर चीज हमने क्या पढ़ा, दूसरे में देखो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित सलाह पर, हालांकि ये जो सलाह ली जाती है मंत्री परिषद से लेते हैं, डिटेल से अपन राष्ट्रपति में पढ़ेंगे, इनको अपन को एकात्मक दिखाना है। जैसे 3 नंबर की अपन बात करें, 3 नंबर कौन सा है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। देखो देश में आर्थिक संकट आने पर राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार उपयुक्त सभी आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। जो कि किसका लक्षण है बेटे, एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या है, लक्षण है। तो देखो एक बार बेटे वापस समझा देता हूँ, कौन सी शक्तियां बेटे, आपातकालीन शक्तियां। और आपातकालीन शक्तियों में देखो सबसे पहले है भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध केंद्र सरकार के पास है, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसमें राज्यों की कोई सहमति नहीं होती है बेटे, केवल किसकी चलती है, राष्ट्रपति की, ठीक है। आगे हालांकि कंडीशन और भी बता दी जाएगी। इन आपातकालीन शक्तियों का भारत का राष्ट्रपति, मतलब इनको भारत का राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किया जाता है। इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग
भारत का राष्ट्रपति करता है। यह आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार से लगाई जा सकती है। पहला 352 क्या कहता है, इसके तहत हमारे देश में लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात। क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, जब देश के अंदर युद्ध हो जाए, हमारे देश दूसरे देश से युद्ध लड़े या कोई बाहरी आक्रमण कर दे, जैसे पाकिस्तान आक्रमण कर दे, तो उस समय लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि एक राज्य दूसरे राज्य से भिड़ जाए या किसी सांप्रदायिक दंगा हो जाए, जैसे हिंदू मुसलमानों में दंगा हो जाए, तो वो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में गिना जाता है। तो इस कंडीशन में यह आपातकाल लगाया जा सकता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उससे लगाने से पहले परमिशन किससे लेते हैं, मंत्री परिषद से, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, अगला अनुच्छेद नंबर 356 के अंदर क्या बेटे, राष्ट्रपति शासन होता है। ये किसी एक राज्य विशेष में लगाया जाता है, संपूर्ण देश में नहीं लगाता है। जैसे राजस्थान में इसका प्रयोग हुआ तो इसका इफेक्ट राजस्थान में ही पड़ेगा। अदर जो स्टेट होते हैं या स्टेट होते हैं उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कब लगाया जाता है, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र, जो संविधान होता है वो तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए। मतलब वो सरकार के जो द्वारा, जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा उसको चलाया नहीं जा सके, तो वो ही हमेशा क्या कहलाता है बेटा, विफल कहलाता है। तो इस कंडीशन में उस राज्य का राज्यपाल, जैसे राजस्थान का अपन बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अभी आपको पता है थोड़े दिनों पहले ऐसा माहौल हुआ था क्रिएट, जिसमें हकीकत में इस शासन का प्रयोग हो सकता था। राजस्थान पहले 4 बार हो चुका है, लेकिन और भी हो सकता था। ये हालांकि ये डिटेल से मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियों कार्यों में बताऊंगा, जो हमारा अगला चैप्टर में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन को एकात्मक देखना है। क्या देखना बेटा, एकात्मक। तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे अशोक गहलोत है, ठीक, अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है, किसी भी पार्टी की कोई सरकार नहीं बन रही, बीजेपी अपनी तरफ जा रही है, अशोक गहलोत अपनी तरफ, जो सचिन पायलट अपनी तरफ जा रहा है, तो इससे बहुमत नहीं मिलने से अब राज्यपाल ये कंफ्यूजन है कि ये सरकार चलाई नहीं जा रही। तो उस कंडीशन में राज्यपाल एक लिखित रूप से सलाह किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लागू कर देगा, राष्ट्रपति शासन, जिसमें पूरा का पूरा जो बागडोर है वो किसके हाथ में आ जाएगा, राज्यपाल के हाथ में। तो एंटरफेयर किसका चल रहा है, सेंट्रल का, भाई केंद्र सरकार में चल रहा है एंटरफेयर, तो ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, मानी जाती है। अगली स्थिति हमारी कौन सी, अनुच्छेद नंबर 360, वित्तीय आपात। यदि हमारे देश के अंदर आर्थिक संकट आ जाए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गिर जाए, तो उसको ऊंचा उठाने के लिए अपन जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस वित्तीय आपात के अंदर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। ऐसी स्थिति हमारे देश में अभी उत्पन्न हो रखी है, ठीक है, और लेकिन ये लागू नहीं होता है, अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन लागू हो जाएगा तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और जितनी भी योजनाएं हैं हमारी उनमें से वेतन में कटौती की जा सकती है। तो इस प्रकार से इन उपयोग सभी बातों से लगता है कि एक बंदा आ रहा है, वो कौन है, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इस आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या माना जाता है, लक्षण माना जाता है। तो बेटे क्लियर, ये चीज समझ में आई आपके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे लिख लिया होगा, स्क्रीन से ले लो बेटा। अब देखो बेटा आगे, तो इस प्रकार से आपातकालीन शक्तियां भी है, वो हमारे देश में एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण प्रकट करती है। ठीक है, अब देखो अगली कौन सी स्थिति हमें एकात्मक की ओर ले जाएगी। अब देखो बेटा अगली अपने 6 नंबर आपके हैं, राज्यसभा में, या अपन कह सकते हैं राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व।
अब देखो इसमें क्या होता है कि ये भी एकात्मक कैसे मानी जाती है, इसका भी लक्षण एकात्मक क्यों माना जाता है, क्योंकि संघीय जो शासन व्यवस्था होती है उसके अंदर एक नियम होता है बेटे। आज राज्यसभा हमारे देश का उच्च सदन है। क्या है बेटे? उच्च सदन है। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा एक राज्यों का सदन है जिसमें प्रतिनिधि विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। ये बात मैंने आपको कल भी डिटेल से बताई थी। ठीक है। अब ये राज्यसभा के अंदर जो असमान प्रतिनिधित्व है वो कैसे होता है? देखो इसमें एक चीज होती है कि जो संघीय व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे देशों के अंदर जो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो किसके आधार पर है? समानता के आधार पर है। मतलब वहां पर प्रत्येक राज्य से जो राज्यसभा की सीटें वो समान आएगी, चाहे जनसंख्या ज्यादा हो चाहे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। जैसे अमेरिका के संविधान के अंदर जो राज्यसभा की सीटें हैं वो प्रत्येक राज्य से 2-2 आती है, जबकि भारत में क्या ऐसा है? नहीं है। भारत में जो इन सीटों का बंटवारा वो लोकसभा के समान ही किया गया है। जिस प्रकार लोकसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर है, उसी प्रकार राज्यसभा में भी सीटों का बंटवारा कैसे रखा गया है? जनसंख्या को आधार, और इसी के आधार पर अपन कह सकते हैं ये भी एक एकात्मक लक्षण माना जाता है। तो देखो इसको पढ़ते हैं अपन आगे। राज्यसभा में संघीय शासन प्रणाली में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा समानता के आधार पर होता है। जैसे अमेरिका के संविधान में राज्यसभा की सीटों का आधार समानता रखा गया है, जिसमें प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जबकि भारत के संविधान में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था के विरुद्ध है। ठीक है। तो ये बात अपन को किसमें याद रखनी है बेटे? राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। तो ये 2 बातें आपको इसमें विशेष तौर से याद रखनी है। तो इसमें क्या बात बताएगी एक बार वापस बता देता हूँ। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि संघीय शासन प्रणाली में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा समानता के आधार पर होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को प्रकट करता है। के आधार पर होता है, जैसे अमेरिका के संविधान में राज्यसभा की सीटों का आधार समानता रखा गया। क्या रखा गया बेटे? समानता रखा गया, जिसमें प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि
चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 2-2, ठीक है। जबकि भारत के संविधान में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या माना गया? विरुद्ध माना गया। जनसंख्या के आधार पर मतलब जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसकी सीटें ज्यादा। जैसे राजस्थान से कितनी है? 10 है। दिल्ली से कितनी है? 3 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कितनी है? 31 है। तो ये जो जनसंख्या का आधार मतलब समानता नहीं है इसमें सीटों के बंटवारे में। तो ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व भी एक संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण, एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण माना जाता है। ठीक है, एक बार ऐड कर लो बेटे इसको। देखिए अब देखो आगे। तो एक छोटा सा और इलेक्शन, अब देखो 7 नंबर, में है आपके एकल नागरिकता। संपूर्ण देश के लिए आपको पता है एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया। चाहे वो भारत के किसी भी राज्य का सदस्य है तो वो कहलाएगा क्या? इंडियन। ये बात अपन ने संघात्मक में पढ़ी थी। तो संघात्मक में तो अपन को एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों रखा गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया था इसमें। ठीक है, तो वो तो एक संघात्मक प्रदर्शन उसमें बताया था। इसमें अपन को एकात्मक लक्षणों की ओर पढ़ना है कि एकल नागरिकता का मतलब है कि जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उनके अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मतलब वहां पर केंद्र सरकार की नागरिकता अलग होती है, राज्य सरकार की नागरिकता क्या होती है बेटे? अलग होती है। जबकि भारत के संविधान के अंदर संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता अपनाई गई है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या बेटे के विरुद्ध है, जो कि एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करती है। तो ये बात अपन को इतनी सी एकल नागरिकता में लिखनी है। तो एक बार देखो, संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है। कौन सी नागरिकता अपनाई जाती है बेटे? दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है। जैसे अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें एक केंद्र सरकार एवं एक केंद्र सरकार व दूसरी राज्य सरकार की नागरिकता है। लेकिन भारत के संविधान में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो
संघात्मक शासन व्यवस्था के विरुद्ध है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको किसमें याद रखनी है, एकल नागरिकता। देखो लिखने का तरीका अलग होता है। संघात्मक में हमें ऐसी परिस्थितियां लिखनी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों, एकात्मक में हमें उन परिस्थितियों का उल्लेख करना है जिसमें केवल अधिकार सेंट्रल का दिया गया हो। तो देखो एक बार वापस, संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है। जैसे अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार की नागरिकता है। लेकिन भारत के संविधान में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या माना गया है, विरुद्ध माना गया है, जिसे एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण माना जाता है। तो ये इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखना। ठीक है बेटा।